हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 का जो हिंदी सब्जेक्ट है उसका प्रथम शाब्दिक परीक्षा यानी कि फर्स्ट टर्म का सेट 2 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम बहुत सारा मॉडल सेट का सॉल्यूशन बता चुके हैं, तो आपने अगर अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखा है तो देख लीजिए। ठीक है, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और चलिए हम लोग इस सेट को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हिंदी का सेट 2 का पहला क्वेश्चन है, एक पैसेज दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और इसको पढ़ के आंसर देना है। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। देखिए, स्वावलंबन का अर्थ है अपना अवलंब, अर्थात आश्रय या सहारा आप बनना, मतलब किसी दूसरों पर बोझ ना बनकर या निर्भर, अर्थात आश्रित ना रहकर अपने आप पर निर्भर या आश्रित रहना। संसार में परावलंबी यानी दूसरों पर आश्रित हो या निर्भर रहना एक प्रकार का पाप और हीन कर्म है। यह आदमी से बाहरी और भीतरी व्यक्तित्व को एकदम हीन और बोना बनाकर रख देने वाला हुआ करता है। ठीक है, पराश्रित या परावलंबी को हमेशा आधार देने वालों के अधीन बनकर रहना पड़ता है। ठीक है, उनके इशारों पर नाचने की बाध्यता और विवशता रहा करती है। उनकी अपनी इच्छा होने पर भी उसका कोई मूल्य और महत्व नहीं रहा करता। आत्मनिर्भर व्यक्ति ही सही अर्थों में जान पाता है कि दुख पीड़ा क्या होती है और मान सम्मान किसे कहते हैं। व्यक्तित्वहीन जीवन वास्तव में निरीह पशु और कीड़े मकोड़ों से अधिक महत्व नहीं रखा करता। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आंसर में क्या क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन है स्वावलंबन का क्या अर्थ है। तो देखिए, स्वावलंबन का अर्थ क्या है कि अपना सहारा स्वयं बनना। ठीक है, तो यहाँ पे बी वाला जो है अपना सहारा स्वयं बनना सही हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है प्रावलंबी कैसे लोग होते हैं। तो जो दूसरों पर आश्रित होते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ए वाला हो जाएगा, जो दूसरों पर आश्रित रहते हैं वो परावलंबी लोग होते हैं। ठीक है, 3rd नंबर का क्वेश्चन है परावलंबी किसके अधीन बनकर रहते हैं। तो किसके अधीन रहते हैं, तो जो उनको आश्रय देते हैं उनके अधीन रहते हैं। ठीक है, अपने आश्रय देने वालों के। 4 नंबर में क्वेश्चन है दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व कौन समझ सकते हैं। तो जो आत्मनिर्भर व्यक्ति है वही समझ सकते हैं। ठीक है, 5 नंबर में व्यक्तित्वहीन जीवन किनके समान होता है। तो ऊपर लिखा हुआ था पशु और कीड़े मकोड़े के समान है। ठीक है, मतलब यहाँ बी वाला सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। अब एक पद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ के फिर इसका आंसर देना है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है। देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, काम कितना ही कठिन हो तो बताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही फूले फले, चिल्लाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में यह ठाना। ठीक है, इतना ही दिया हुआ है। आप क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पद्यांश में किन व्यक्तियों की ओर संकेत किया गया है। तो देखिए, जो बाधाओं से घबराते नहीं है या जो अपने कर्तव्य से विमुख है, जो भाग्य के सहारे रहते हैं या जो परिश्रम नहीं करते। तो देखिए, ये वाला होगा, ए वाला जो है, जो बाधाओं से घबराते नहीं। ठीक है, 7 नंबर का क्वेश्चन है दुख आने पर कौन घबराते हैं। कौन घबराते हैं, तो जो मेहनती नहीं होते हैं वो घबराते हैं ना। ठीक है, अब 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। समय आने पर परिश्रमी लोग किसका सामना कर लेते हैं। तो शेर का भी सामना कर लेते हैं, ये लिखा हुआ था। ठीक है, उसके बाद लोहे के चने चबाना, इसका मुहावरे का अर्थ बताना है। तो लोहे के चने चबाने का मतलब है कि कठिन परिश्रम करना। ठीक है, अब 10 नंबर में वीर शब्द का विलोम। तो देखिए, वीर शब्द का विलोम क्या होता है, उल्टा। तो वीर का उल्टा जो है वो होगा कायर। ठीक है, अब व्याकरण से है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 11 नंबर में, इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं होती। तो देखिए, हम पिछला मॉडल सेट में भी बताए थे सकर्मक और अकर्मक पहचानने का। हम बता दिए थे कि जिसमें क्या और किसे का जवाब मिलेगा तो वो सकर्मक होगा, और जिसमें क्या और किसे का जवाब नहीं मिलेगा वो अकर्मक होगा। ठीक है, हम डिटेल में इसका वीडियो भी बना चुके हैं, सकर्मक अकर्मक क्रिया का, वाक्य का, ठीक है, समास का। तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके हिंदी का जो प्लेलिस्ट है उसमें आप लोग देख सकते हैं, उसमें हम डिटेल से समझाए हैं, बहुत अच्छे से समझाए हैं। ठीक है, तो अभी हम शॉर्ट में बता देते हैं कि जब क्या और किसे का जवाब मिलता है तो सकर्मक होता है, और क्या और किसे का जवाब नहीं मिलेगा तो वो अकर्मक होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इसमें से इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। सकर्मक नहीं है यानी कि अकर्मक बताना है। ठीक है, तो देखिए, सोहन देर तक सोता है, यही वाला जो है ये अकर्मक है। ठीक है, क्योंकि देखिए सोहन क्या सोता है, यहाँ पे क्या का जवाब नहीं मिलेगा। जैसे आगे वाला में देखिए, बी वाला में देखिए, रमा पत्र लिखती है, रमा क्या लिखती है, पत्र, जवाब मिल रहा है ना क्या का। मैंने उसे पुस्तक दी, मैंने उसे क्या दी,
तो देखिए क्या का भी जवाब मिल रहा है पुस्तक, और अगर किसे बोलते हैं जैसे मैंने किसे पुस्तक दी तो उससे यहाँ दोनों का भी और किसे का भी जवाब है, तो ये द्विकर्मक में आएगा। ठीक है, द्विकर्मक भी एक होता है जिसमें दो कर्म हो, दो ऑब्जेक्ट हो, तो ये भी एक सकर्मक ही है, सी वाला। और डी में है विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो देखिए पढ़ रहे हैं इसमें हम लोग क्या क्या का जवाब दे सकते हैं। जैसे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, किताब, यहाँ जवाब आ सकता है। ठीक है, किताब पढ़ रहे हैं या फिर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, क्या का जवाब यहाँ पढ़ रहे हैं में हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ मिल सकता है क्या का जवाब। लेकिन सोना में राम सोता है, राम क्या सोता है, यहाँ जवाब नहीं मिलेगा। इसीलिए ये जो सोना है ये हमेशा अकर्मक क्रिया में आएगा, यानी ये सकर्मक नहीं है। पढ़ना सकर्मक है, इसमें हम लोग क्या डाल सकते हैं। ठीक है, और ये जो सोना है जैसे छींकना होता है, राम छींकता है, इस तरह से थूकता है, ये सब में हम लोग चाह के भी ऑब्जेक्ट नहीं लगा सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए जो ये वाला है ए वाला, ये अकर्मक आएगा, यानी कि सकर्मक नहीं है। ठीक है, अब 12 नंबर में देखिए इस वाक्य में अकर्मक क्रिया, फिर से अकर्मक पूछ रहा है किस वाक्य में, तो अकर्मक मतलब जब क्या का जवाब ना मिले। बच्ची सो रही है, देखिए यहाँ पे सोने वाला बात फिर से आ गया, यानी यही वाला अकर्मक होगा। आगे देख सकते हैं बच्चे केले खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, केले, जवाब मिल रहा है क्या का। वह पुस्तक पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, पुस्तक। लड़का पत्र लिख रहा है, क्या लिख रहा है, पत्र। तो ये सब में क्या का जवाब मिल रहा है, बस इसमें नहीं मिलेगा, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। ठीक है, अब 13 नंबर में इनमें से कौन आम का अनेकार्थी शब्द नहीं है। आम का मतलब क्या होता है, आम एक फल भी होता है। आम हम लोग बोलते हैं साधारण, ठीक है, साधारण जो मामूली बोलते हैं कि मामूल आम आदमी है, आम जनता यानी कि मामूली साधारण जनता। तो ये सब ए बी और सी तीनों आम का अर्थ है, बस इमली जो है ये आम का अर्थ नहीं होता है। ठीक है, इसलिए डी वाला सही हो जाएगा। अब 14 नंबर में यथाशक्ति कौन सा समास है, तो देखिए यथाशक्ति, यहाँ यथा और शक्ति है ना, तो यथा एक अवयव है, इसीलिए ये अवयवी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर में है जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पहले पद के साथ लगी हुई विभक्ति का लोप हो जाता है, वहाँ कौन सा समास होता है, तो देखिए वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, जैसे आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए राजकुमार का। ठीक है, राजकुमार का एक अर्थ ले लेते हैं, तो राजकुमार में क्या होता है, इसको जब समास विग्रह करेंगे तो देखिए राजा का कुमार। ठीक है, यहाँ पे जो सेकेंड वर्ड है यानी दूसरा पद कुमार, ये मेन है, राजा का क्या मेन है कुमार, तो ये दूसरा पद जो है ये प्रधान रहेगा। ठीक है, और इसमें जैसे का बीच में जो विभक्ति होता है राजा का, तो काठ हो गायब है, वही बोल रहा है कि यहाँ पे विभक्ति का लोप होगा, तो राजकुमार सीधे आ गया, तो ये किस में आएगा, तत्पुरुष समास में, इस तरह से। ठीक है, अब 16 नंबर का क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक, किस समास का है, तो देखिए यहाँ पे विशेषण और विशेष्य वाला बात आ गया, कैसा अध्यापक। ठीक है, महर्षि, कैसा ऋषि, महान ऋषि, इस तरह से होता है ना, तो जब विशेषण विशेष्य होता है तो वो कर्मधारी समास में आता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं 17 नंबर में जब बारिश होगी तब किसान हल चलाएंगे, तो देखिए ये किस प्रकार का वाक्य है, तो हम इसका भी वीडियो बता चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में, हिंदी का प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देख लीजिए इस चैनल का, उसमें हम बहुत डिटेल से सब समझाए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब लिखा हुआ है, यहाँ तब लिखा हुआ है, तो ये सब जब लिखा हुआ रहता है ना तो वो हमेशा मिश्र वाक्य होता है। ठीक है, हमेशा मिश्र वाक्य में होगा। अब 18 नंबर का क्वेश्चन है जो अव्यय दो पदों, दो उपवाक्य, दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करते हैं वह खाली जगह है अवयव होता है, कैसा अवयव, तो समुच्चय बोधक। ठीक है, जो जोड़ता है, जैसे कि और, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, ये सब क्या है, समुच्चय बोधक है, जो दो वाक्य या दो शब्द को जोड़े। ठीक है, 19 नंबर का क्वेश्चन में कृतवाच्य में वाक्यों में कर्ता के कार्य की प्रधानता होती है। ठीक है, कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। ठीक है, कर्मवाच्य में कर्म की। अब 20 नंबर में है लड़कियां सो रही है, यह वाच्य का कौन सा भेद है, तो देखिए ये सिंपल सा लिखा हुआ है, जो सिंपल सा लिखा रहता है ना उसमें कृतवाच्य होता है। ठीक है, अब है पाठ्य पुस्तक से खंड ग में। ठीक है, इसमें हम लोग को पढ़ना है, देखिए फसल क्या है, और तो कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदिली मिट्टी का गुंधर्म है, रूपांतरण है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की धड़कन का। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, देखिए क्वेश्चन में क्या है 21 में प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से, तो देखिए ये फसल वाला कविता से है। ठीक है, उसके बाद है फसल किसका जादू है, तो नदियों के पानी का जादू है। ठीक है, फसल किसका रूपांतरण है, तो वहाँ पे लिखा हुआ था सूरज की किरणों का। ठीक है, फसल किसका गुणधर्म है, तो मिट्टी का। ठीक है, वहाँ यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। ठीक है, हो गया। अब देखिए अब क्वेश्चन आंसर है कुछ,
वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, यह पंक्ति किस कविता से? तो ये कौन सा कविता का है? उत्सा कविता से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद उत्सा कविता में आइए, निदाग शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है अत्यधिक गर्मी, ठीक है। ठीक है, अब 27 नंबर का देखिए, गोपियों ने किसे भाग्यवान कहकर संबोधित किया है? तो गोपियों ने किसको कहा था? उद्धव को भाग्यवान कहा था, ठीक है। गोपियों की दशा किस पक्षी के समान है? तो देखिए हारिल के पंछी, ठीक है। जिस तरह हारिल का पंछी जो होता है वो अपना पैर में एक लकड़ी को पकड़ के रखता है, ठीक है, उसी तरह जो गोपियां हैं वो कृष्ण के मोह को मतलब उसमें पकड़ इस तरह से पकड़ के रखी है कि छूट ही नहीं रहा है, ठीक है। तो गोपियों की दशा बिल्कुल हारिल के पंछी की तरह हो गई है, ठीक है। आगे अब देखते हैं। अब देखिए फिर से एक गद्यांश दिया हुआ है जो बुक से है, ठीक है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा था, काला मोटा खुशमिजाज आदमी था। इसको आप लोग पढ़ लीजिए। देखिए हवलदार साहब मतलब ये नेताजी का चश्मा वाला पार्ट से है, ठीक है। तो अब सीधे हम लोग क्वेश्चन आंसर इसका देखते हैं। इसमें 29 नंबर में प्रस्तुत अंश किस पार्ट से लिया गया है? तो हम बता दिए नेताजी का चश्मा से लिया गया है, ठीक है। और 30 नंबर में पान वाले ने मुंह में क्या ठूस रखा था? तो पान ठूस रखा था। पान वाला कैसा आदमी था? तो पान वाला काला मोटा और खुशमिजाज व्यक्ति था, ठीक है। उसके बाद 32 नंबर में नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था? तो जो एक लंगड़ा आदमी था चश्मा वाला जिसको लोग कैप्टन बोलते थे, तो वो बदलता था, ठीक है। उसके बाद 33 नंबर में बाल गोविंद भगत किसको साहब कहते थे? तो यहाँ पे हो जाएगा कबीर, ठीक है। कबीर को वो साहब मानते थे, ठीक है। उसके बाद 34 नंबर में पुतोहू के भाई को भगत जी ने क्या आदेश दिया? तो उसकी दूसरी शादी कराने का, ठीक है, यानी बी वाला टिक हो जाएगा। उसके बाद है 35 नंबर में बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों का मुख्य धंधा क्या था? तो वहाँ पे खेती बाड़ी उन लोग का मुख्य धंधा था, ठीक है। उसके बाद है 36 नंबर में बाल गोविंद भगत के कितने बच्चे थे? तो उनका बस इकलौता बेटा था, मतलब बी वाला टिक हो जाएगा, ठीक है, इकलौता बेटा। उसके बाद है फिर से गद्यांश दिया हुआ है, वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि की बनावटी नाम से कोर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे, पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ जाते थे कि उन्हें उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। देखिए ये माता का आंचल चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। तो देखिए 37 में है, माता लेखक को क्या सान कर खिलाती थी? तो क्या था? दही भात, ठीक है, दही भात सान कर खिलाती थी। उसके बाद एक खाना खाने के बाद पिताजी लेखक से क्या कहते थे? कि तुम अब राजा हो, जाओ खेलो, यही बोलते थे ना, अब तुम राजा हो जाओ खेलो, ठीक है। उसके बाद 39 नंबर में लेखक कौन सा खिलौना लेकर खेलने के लिए जाते थे? तो देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है काठ का घोड़ा, ठीक है। उसके बाद है 40 नंबर में इस गद्यांश में कौन कौन से पंछियों के नाम आए हैं? तो देखिए इसमें तोता मैना कबूतर हंस मोर ये सारे पंछी के नाम आए हैं, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। थैंक यू।